जूलियस सीजर। इतिहास का वो एक ऐसा नाम है जिसने मतलब पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। बिल्कुल, रोम का सबसे ताकतवर इंसान। हाँ, 44 ईसा पूर्व में रोम की उन अजेय सेनाओं का ये सेनापति वो इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके, कोई उसे झुका ही नहीं सका। लेकिन तो फिर उसकी मुलाकात मिस्र की उस 21 साल की रानी से होती है, क्लियोपेट्रा। एग्जैक्टली। और इतिहासकार बताते हैं कि वो रानी शारीरिक रूप से कोई अप्सरा या मतलब असाधारण रूप से खूबसूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही आम दिखने वाली महिला थी। हाँ, फिर भी उसने दुनिया के उस सबसे ताकतवर और निर्दयी इंसान को एक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा दिया। आखिर कैसे? मतलब ये कोई जादू तो था नहीं। जादू बिल्कुल नहीं था। ये सिडक्शन की वो डार्क साइकोलॉजी है जो किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से हैक कर सकती है। सही कहा। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी डार्क आर्ट के रहस्यों को समझने वाले हैं। सोर्स के तौर पर हम रॉबर्ट ग्रीन की बेहद मशहूर और सच कहूं तो काफी डरावनी किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के पहले हिस्से को डिकोड कर रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि what is fascinating here is ये कला सिर्फ इतिहास के पन्नों या राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं है। इस चर्चा का मकसद सिर्फ रोमांटिक आकर्षण या डेटिंग को समझना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? हम असल में उस पावर डायनामिक को, उस शक्ति के खेल को डिकोड कर रहे हैं, जहां एक इंसान दूसरे के दिमाग में इतनी गहरी जगह बना लेता है कि फिर उसे वहां से बाहर निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। ओह वाह! मतलब दिमाग पर पूरी तरह कब्जा? बिल्कुल। ये किताब असल में इंसानी दिमाग के सबसे नाजुक और कमजोर हिस्सों की पहचान करके उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रहार करने की कला सिखाती है। ओके, तो इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती के बल पर सीजर को काबू नहीं कर रही थी, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो सीजर के पास रोम की सबसे खूबसूरत औरतें मौजूद थीं, तो फिर वो क्या हथियार था? वो हथियार था इंसानी दिमाग की फैंटेसी। क्लियोपैट्रा ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि सिडक्शन कभी भी 100% शारीरिक या फिजिकल नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक खेल है, 100% साइकोलॉजिकल। हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा कमजोर बिंदु है। एक मास्टर सिड्यूसर कभी भी सामने वाले की आंखों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। मतलब वो लुक्स पर फोकस नहीं करता? नहीं, वो सीधे दिमाग में एक ऐसा ख्याल, एक ऐसी कल्पना बो देता है जो इंसान को दिन रात बेचैन रखे। ये बात हमारे नोट्स में मौजूद उस मछली पकड़ने वाले उदाहरण से बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है। मतलब जैसे अगर किसी को मछली पकड़नी है तो वो पानी में छलांग लगाकर मछली के पीछे नहीं भागता, राइट? बिल्कुल, वो तो बेवकूफी होगी। हाँ, वो बस कांटे में एक बेहतरीन चारा लगाता है और शांति से इंतजार करता है। मछली खुद उस चारे की तरफ खिंची चली आती है। इस किताब के मुताबिक एक शातिर सिड्यूसर भी यही करता है। एकदम सही, वो सीधा इजहार नहीं करता। हाँ, वो पहले अपनी एक प्रेजेंस या उपस्थिति बनाता है, आदत लगाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। एक अजीब सी दूरी या एब्सेंस दिखा देता है। लेकिन वेट, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, किस बात पर? मतलब आज के मॉडर्न जमाने में जिसे हम अचानक दूरी कह रहे हैं, उसे तो घोस्टिंग कहा जाता है ना, बिना बताए अचानक गायब हो जाना। लोग रोज ऐसा करते हैं और सच कहूं तो इससे कोई सिड्यूस नहीं होता, बस बहुत गुस्सा आता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है और इस बारीक फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्न घोस्टिंग आमतौर पर तब होती है जब कोई इंसान बोर हो गया है या बस जिम्मेदारी से भागना चाहता है। राइट, वो बस पीछा छुड़ाना होता है। एग्जैक्टली, वो एक बेतरतीब हरकत है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन जिस एब्सेंस की बात कर रहे हैं वो एक बेहद नपी तुली और सोची समझी रणनीति है। अच्छा, तो ये रैंडम नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक मास्टर सिड्यूसर तब गायब नहीं होता जब उसे बात नहीं करनी होती। वो ठीक उस पल गायब होता है जब सामने वाले को उसकी सबसे ज्यादा आदत पड़ चुकी होती है। ओह, मतलब जब फैंटेसी अपने चरम पर होती है तो ये एक जानबूझकर पैदा किया गया खालीपन है। हाँ, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है कि हमारा दिमाग किसी भी खालीपन या वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। जब वो इंसान अचानक दूर होता है तो दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचने लगता है। वो कहाँ है,
क्या कर रहा है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ, और जब कोई इंसान 24 घंटे किसी के ख्यालों में इस तरह घर कर जाए तो समझ लीजिए कि आधी जंग तो वहीं जीती जा चुकी है। ये दूरी असल में दिमाग को हाईजैक कर लेती है। वाह, यहाँ आकर बात एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ये सब हमारे दिमाग की कमजोरियों का खेल है तो ये खेल खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? किताब हमें इन शिकारियों की अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में बताती है। हाँ, वो प्रोफाइल्स बहुत ही डरावनी है। बिल्कुल। चलिए पहली प्रोफाइल पर आते हैं, द सायरन। किताब कहती है कि ये मर्दों की सबसे बड़ी फैंटेसी का रूप है। मतलब इनकी आवाज, इनका लहजा, इनका बर्ताव, सब कुछ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है कि कोई भी आम इंसान इनकी तरफ खिंचा चला जाए। अगर हम सायरन की साइकोलॉजी को डिकोड करें तो ये पूरी लड़ाई लॉजिक और इमोशन के बीच की है। तर्क और भावनाओं के बीच। हाँ, आमतौर पर इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे तर्कों, जिम्मेदारियों और लॉजिक के बोझ तले दबा रहता है। सायरन का काम क्या है? उसका काम इस लॉजिक की दीवार को गिराना है। मतलब वो इंसान को उस बोरिंग जिंदगी से बाहर निकालती है। एग्जैक्टली। वाह। वो उसे एक ऐसी ख्याली दुनिया में ले जाती है जहां सिर्फ इमोशन है, थ्रिल है और कोई तनाव नहीं है। और शायद यही वजह है कि क्लियोपाट्रा अपने वक्त की सबसे बड़ी सायरन थी। हमारे नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है कि क्लियोपाट्रा 7 अलग-अलग भाषाएं बोल सकती थी। हाँ, और ये सिर्फ कोई दिमागी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं था। राइट, मुझे भी यही लगा। मनोविज्ञान में इसे एक्सट्रीम मिररिंग कहते हैं। जब क्लियोपाट्रा किसी विदेशी राजा से मिलती थी तो वो उसी की भाषा में, उसी के लहजे में बात करती थी, ताकि सामने वाले को लगे कि वो अपनी ही किसी इंसान से बात कर रहा है। बिल्कुल। जब कोई आपकी अपनी भाषा में बात करता है तो दिमाग का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, खुद को सुरक्षित रखने वाला हिस्सा, वो तुरंत शांत हो जाता है। मतलब शिकार अपना सारा लॉजिक भूलकर सिर्फ उस अनुभव में खो जाता है। कमाल की बात है। तो अगर सायरन लॉजिक से भागने का एक रास्ता देती है तो उसका दूसरा सिरा क्या है? दूसरा सिरा है द रेक। एग्जैक्टली। अब आते हैं उस प्रोफाइल पर जिसे किताब ने द रेक नाम दिया है। ये वो मर्द हैं जो दिखने में बेहद खतरनाक, आज़ाद और बिल्कुल बेवफा किस्म के लगते हैं, जो किसी नियम को नहीं मानते। हाँ, और इतिहास गवाह है कि औरतें इनके तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती रही हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। आज के जमाने में हम ऐसे इंसान को वॉकिंग रेड फ्लैग कहते हैं। मतलब क्या एक समझदार इंसान को ऐसे व्यक्ति को देखते ही ब्लॉक नहीं कर देना चाहिए? ये प्रोफाइल काम कैसे करती है? आपका सवाल पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित है, और यही तो कैच है। अच्छा। सिडक्शन लॉजिक पर काम ही नहीं करता, ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर काम करता है। हमारा दिमाग लाखों सालों से इस तरह प्रोग्राम्ड है कि वो सुरक्षित चीजों को इग्नोर कर देता है और खतरे पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल, अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर। दुर्भाग्य से एक बहुत अच्छा और हमेशा उपलब्ध रहने वाला इंसान दिमाग को कोई सर्वाइवल चुनौती नहीं देता, तो दिमाग बोर हो जाता है। हाँ, कोई एक्साइटमेंट पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ रेक एक एडवेंचर का वादा करता है और इंसान के भीतर एक गहरा अहंकार होता है, ये भ्रम कि मैं वो इकलौता इंसान हूं जो इस आजाद पंछी को बदल सकता हूं। ओह, मैं इसे ठीक कर दूंगा वाला सिंड्रोम। एग्जैक्टली। इसी जीतने की चाहत में लोग उसके पीछे भागते हैं। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत ही डरावना सच है कि हमारा अपना ही दिमाग हमें कैसे बेवकूफ बनाता है। खैर, अब आते हैं उस जाल पर जो ये सायरन या रेक बिछाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, झूठी सुरक्षा या फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये सबसे खतरनाक हथियार है। हाँ, किताब के अनुसार जो एंटी सीड्यूसर्स होते हैं, यानी जिन्हें इस कला की एबीसी भी नहीं पता, वो पहले ही दिन अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। वो सीधे कह देंगे कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। लेकिन एक मास्टर सीड्यूसर हमेशा एक हमदर्द या मासूम दोस्त का नकाब पहनता है। वो शुरुआत में कभी अपने इरादे जाहिर नहीं करता, वो बस आसपास रहता है, बिना कुछ मांगे मदद करता है ताकि दिमागी सुरक्षा की दीवारें पूरी तरह से गिर जाएं। राइट। इस झूठी सुरक्षा को समझने के लिए हमारे नोट्स में सारा और राहिल नाम के 2 लोगों के केस स्टडी दी गई है। राहिल ने शुरुआत में कभी सारा से कोई रोमांटिक बात नहीं की, वो बस एक सेफ स्पेस बन गया। हाँ, जब सारा को कोई तकलीफ होती, राहिल एक बहुत अच्छे श्रोता की तरह वहां मौजूद रहता। सारा ने अपनी सुरक्षा की सारी दीवारें गिरा दी। और ठीक उसी पल राहिल ने अपना अगला दाव चला। बिल्कुल। अचानक से राहिल बदल गया। वो राहिल जो तुरंत मैसेज का जवाब देता था, अब घंटों तक गायब रहने लगा। उसके जवाब बहुत छोटे और ठंडे होने लगे होंगे। एग्जैक्टली। और सारा के दिमाग में एक भूचाल आ गया।
आज इसे क्या हो गया, कल तक तो सब ठीक था। और यही वो झटके का पल था जिसने राहिल को सारा के दिमाग में हमेशा के लिए बसा दिया। हाँ, वो बस राहिल के बारे में ही सोचने लगी। जब राहिल सिर्फ एक अच्छा दोस्त था तो वो उसके बारे में दिन रात नहीं सोचती थी, लेकिन इस दूरी ने उसे एक मानसिक उलझन में डाल दिया। इस रणनीति को मनोविज्ञान में मिक्स्ड सिग्नल्स कहते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स यानी कभी बहुत करीब महसूस कराना और फिर अचानक से इतने ठंडे पड़ जाना जैसे कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन ये हॉट और कोल्ड का खेल इंसान को इतना पागल क्यों कर देता है? अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये मनोविज्ञान के सबसे खतरनाक सिद्धांतों में से एक पर काम करता है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? बिल्कुल। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे लोग कैसीनो में स्लॉट मशीन खेलते हैं? ये 100% वही चीज है। जब कोई कैसीनो में गेम खेलता है तो उसे पता नहीं होता कि अगली बार जीतने पर इनाम मिलेगा या नहीं, कभी जीत कभी हार। और इससे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, राइट? इमें डोपामाइन सबसे ज्यादा बढ़ता है। एग्जैक्टली। राहिल ने सारा के दिमाग को एक कैसीनो की स्लॉट मशीन में बदल दिया। कभी एक प्यार भरा मैसेज यानी जीत, और कभी घंटों का इग्नोरेंस यानी हार। तो वो इंसान उस अगले अच्छे बर्ताव के इंतजार में एक एडिक्ट की तरह तड़पने लगता है। यही वो केमिकल इम्बैलेंस है जो किसी भी इंसान को दूसरे का गुलाम बना देता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? हम ये डीप डाइव क्यों कर रहे हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि हमारा मकसद लोगों को ये सिखाना तो बिल्कुल नहीं है कि वे दूसरों को अपना गुलाम कैसे बनाएं। इस चर्चा का असली मकसद है खुद को इस डार्क साइकोलॉजी से बचाना। बिल्कुल, यही इस किताब को पढ़ने का सबसे सही नजरिया है। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। राइट। अगर कोई आपके साथ हॉट और कोल्ड का खेल खेल रहा है, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है या झूठी सुरक्षा का जाल बुन रहा है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। मतलब जब लगे कि कोई आपको कैसीनो की टेबल पर बिठा रहा है तो सबसे अक्लमंदी का काम है वहां से उठ जाना। एग्जैक्टली। उस डोपामाइन लूप को वहीं तोड़ना होगा। अपने इमोशंस का कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। ये सच में आंखें खोल देने वाला डीप डाइव था। और हैरानी की बात तो यह है कि आज हमने सिर्फ सायरन और रेक को समझा है। किताब में ऐसे 7 और खतरनाक किरदार मौजूद हैं। वो दुनिया और भी डरावनी है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। हमने बात की कि कैसे एक इंसान इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग को हैक कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके एल्गोरिदम्स या बड़े राजनीतिक अभियान भी बिल्कुल यही तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे? ओह, वो भी तो मिक्स सिग्नल्स देते हैं। हाँ, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर। क्या वे भी हमारे दिमाग को ग्लोबल स्तर पर सिड्यूस नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला थॉट है। क्या हम एक पूरे सिस्टम के बनाए गए इल्यूजन में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन गेम्स से खुद को बचाइए और अपने दिमाग पर कंट्रोल बनाए रखिए।